ऋषिता सुनीता जी की बड़ी बहू थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो चुकी थी, जिसके लिए सुनीता जी ही जिम्मेदार थी। आज से 4 साल पहले ऋषिता की शादी सुनीता जी के बड़े बेटे रंजन के साथ हुई थी। ऋषिता और रंजन की एक बेटी भी थी, जो अभी 2 साल की थी। लेकिन ऋषिता के नसीब में शायद सुख के दिन नहीं लिखे थे। 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रंजन की मृत्यु हो गई थी। कोई खास बचत की धनराशि भी नहीं थी रंजन की, जिसे ऋषिता अपने आगे की जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकती। ऋषिता भी एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की थी, जहां बेटी को शादी करके विदा करने के बाद पूरी तरह से भुला दिया जाता है और ये समझ लिया जाता है कि अब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है। इधर सुनीता जी को बेटे के गुजर जाने के बाद से ऋषिता और उसकी बेटी बोझ लगने लगे थे और दिन भर वो ऋषिता को अपशब्द बोला करती थी। इसमें उसकी शादीशुदा ननद राधिका और उसका पति मंजीत भी पूरा साथ देते थे। राधिका का ससुराल वहीं पास में था और जब तक वो अपने पति मंजीत के साथ अपने मायके आ धमकती थी। जब से रंजन गया था, तब से ऋषिता राधिका की भाभी की जगह घर की एक नौकरानी बन चुकी थी, जिसे सब नाम लेकर पुकारते थे। राधिका और सुनीता जी चाहती थी कि ऋषिता वापस अपने मायके चली जाए, लेकिन ऋषिता को पता था कि मायके में भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कहाँ जाती? खून का घूंट पीकर इसी घर में रह रही थी। राधिका का पति मंजीत जब से रंजन गुजरा था, तब से अपनी गंदी नजर ऋषिता पर रखने लगा था और वो जब तक ऋषिता को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता रहता था। ऋषिता को पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो पूरे घर में बवाल मच जाएगा, इसलिए वो मंजीत से थोड़ा बचकर ही रहती थी। उस घर में सबके सब जानवर बन चुके थे। अगर कोई इंसान बचा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ऋषिता का देवर नीतीश था। उसे ऋषिता का दर्द दिखाई देता था और वो बीच बीच में ऋषिता को सांत्वना भी देता रहता था। भाभी, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस कुछ दिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन ये सारी बातें सुनीता और राधिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, और खास करके उस मंजीत को। उसे लगता था ऋषिता उससे इतना दूर रहती है, लेकिन अपने देवर नीतीश से कितनी करीब है। इतना नीच और घटिया था मंजीत कि भूल गया था ऋषिता उसके बड़े साले की पत्नी है। पर जब सास और ननद ही भूल चुकी हैं कि वो उनके बड़े बेटे और बड़े भाई की बीवी है, तो फिर घर का दामाद ये याद रखकर क्या करता। लेकिन नीतीश को इस बात का बहुत दुख होता था। वो सोचता, ये वही भाभी हैं जिनके भैया के रहते इस घर में पूरी इज्जत थी। इस चरित्र के ढीले मंजीत की हिम्मत नहीं होती थी भाभी को कुछ भी बोल पाने की। और आज जब भैया नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है। सब भूल गए कि ये है कौन। कितनी घटिया सोच है लोगों की। नीतीश अगर ऋषिता के पक्ष में थोड़ा सा भी बोल लेता तो नीतीश के जाते ही सुनीता, राधिका और मंजीत तीनों मिलकर ऋषिता का जीना मुश्किल कर देते। सुनीता जी तो यहाँ तक बोलती, इसने अपने जाल में मेरे छोटे बेटे नीतीश को फंसा लिया है। अब रंजन तो रहा नहीं तो सोच रही होगी, चलो उसके भाई को ही फंसा लेते हैं। कितनी नीच और घटिया औरत है ऋषिता। ये सब सुनकर ऋषिता रोने लगती और चुपचाप वहां से चली जाती, क्योंकि उसे पता था लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग चुप नहीं होने वाले। उन्हें अपना नीच घटिया दामाद नहीं दिखता, जिसकी गंदी नजर उसके ऊपर है और अपने सीधे साधे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। सुनीता जी को बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो सिर्फ ऋषिता को उस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया करती थी। उन्हें अपनी छोटी सी पोती का भी बिल्कुल मोह नहीं होता था। उनका सोचना था, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो उसकी बीवी बच्चों से मेरा क्या लेना देना। फिर भी अगर ऋषिता चाहे तो पोती को हम रख लेंगे, लेकिन उसे तो इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन इसी तरह राधिका घर पर आई हुई थी और सुनीता जी के साथ मार्केट गई हुई थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर मंजीत घर में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि ऋषिता
इस वक्त घर में अकेली होगी। वो ऋषिता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। ऋषिता उससे बचने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन मंजीत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आज अपनी हवस पूरी करना चाहता था। ऋषिता ने किसी तरह से बचते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। मंजीत ने लाख कोशिश की, लेकिन ऋषिता ने कमरा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद सुनीता जी घर वापस आ चुकी थी। मंजीत इस बीच चला गया था। घर का मेन गेट खुला हुआ था। सुनीता जी और राधिका गुस्से में अंदर आईं और चिल्लाने लगी, घर भी बंद करके नहीं रखा है, सारा घर लुटवा देगी। और जब उन्होंने देखा कि ऋषिता ने कमरा अंदर से बंद किया हुआ है, तो उन्हें शक हुआ। वे बोलने लगी, किस यार के साथ कमरे में बंद है? ऋषिता ने जब सास और ननद की आवाज सुनी, तो उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और जोर जोर से रोने लगी। वो बोलने लगी कि मंजीत ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है, जिस पर राधिका और सुनीता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, खुद तो एक चरित्रहीन औरत है और मेरे दामाद पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। चल निकल मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। राधिका भी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने ऋषिता के ऊपर हाथ भी उठा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा बोलने की? अपने पति को तो खा गई और अब दूसरे के पतियों पर गंदी नजर रख रही है, ऊपर से बकवास भी कर रही है। ऋषिता ने कहा, थोड़ी तो शर्म कर लो राधिका, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारा पति किस किस्म का इंसान है। इतना भी नीचे मत गिरो। मत भूलो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। तो राधिका ने हाथ नचाते हुए कहा, मर गया मेरा बड़ा भाई, और जिस दिन वो मरा उसके सारे रिश्ते भी मर गए। तू कौन है मैं नहीं जानती, चल निकल मेरे घर से। सुनीता और राधिका ने आज सोच लिया था कि ऋषिता को घर से निकाल कर ही रहेंगे, लेकिन तब तक नीतीश आ चुका था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बोला, कितने बेशर्म हो गए हो तुम दोनों माँ बेटी। एक तो भैया इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और बेटी के साथ तुम लोग अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर भैया कहीं से भी तुम लोगों को देख रहे होंगे तो आज उन्हें अफसोस हो रहा होगा इस घर में पैदा होने पर, ऐसी माँ की कोख से जन्म लेने पर। अरे माँ, थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम्हारे बड़े बेटे की पत्नी है ये। तुम्हारा दामाद चरित्र का कैसा व्यक्ति है ये तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अच्छे से जानती हो। फिर भी अपनी निर्दोष बहू को क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उन्होंने खुद से उसे किया था? ये तो तकदीर ने उनके साथ इतना गंदा खेल खेला है और तुम लोग उन्हें जीने भी नहीं दे रही। क्या अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ उस औरत को और उसके बच्चों को भी मर जाना चाहिए? सुनीता जी ने कहा, मुझे वो सब कुछ नहीं पता। ये औरत अब इस घर में नहीं रहेगी। हाँ, रंजन की बेटी को हम रख लेंगे, पर इसे तो मैं धक्के मारकर निकालूंगी। भूल मत, ये घर मेरा है और मेरे घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगी। ऋषिता को समझ में आ चुका था कि अब उसे घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसका पति जो नहीं रहा। लेकिन नीतीश ने गुस्से में बोला, मम्मी, अगर तुमने ऋषिता भाभी को इस घर से निकाला ना, तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम दोनों माँ बेटी रहना आराम से इस घर में। इस राधिका से अपना ससुराल तो संभलता नहीं, मायके में आग लगाने बराबर चली आती है। इतना कहकर नीतीश अंदर चला गया। अब राधिका ने सुनीता जी को भड़काना शुरू किया और बोली, देख लो माँ, तुम्हारी इस बहू ने तुम्हारे छोटे बेटे को पूरी तरह से फंसा लिया है। सुंदर तो वो है ही, ऊपर से अकेली। क्या पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमसे छुप छुप कर दोनों क्या करते होंगे। आखिर नीतीश भी तो एक मर्द है। अगर कोई औरत खुद उसे आगे से आकर अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो वो क्यों नहीं उसकी ओर खींचेगा। ऐसे ही नहीं नीतीश ऋषिता का इतना पक्ष लेता है। जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी से इतना रिश्ता निभाने की क्या जरूरत है? और देखा कैसे बोल दिया कि अगर ऋषिता इस घर से जाएगी तो वो भी चला जाएगा। मतलब साफ है माँ,
इन दोनों के बीच पक्का नाजायज रिश्ता बन चुका है। और सुनीता जी भी मान बैठी थी कि ऋषिता ने उनके छोटे बेटे को फंसा लिया है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और नीतीश से कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तेरा भाई नहीं रहा तो भाभी के साथ तू मजे कर रहा है ना, इसलिए तो इसके जाने से तुझे दुख हो रहा है। ये सब कुछ सुनकर नीतीश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे और उसके बड़े भाई की पत्नी को लेकर ऐसी बातें भी बोल सकती है। इसके बाद राधिका ने सुनीता जी से बोला, माँ, अब इसका एक ही रास्ता है, नीतीश की जल्दी से जल्दी शादी कर दो, वरना ये ऋषिता तुम्हारे बेटे को पूरी तरह से तुमसे दूर कर देगी। ऋषिता चुपचाप एक कोने में बैठी रो रही थी, क्योंकि अब इस घर में उसके पास कोई कमरा भी नहीं था। रंजन के जाने के बाद से उसके कमरे पर सुनीता जी ने ताला लगा दिया था, ताकि ऋषिता परेशान होकर उस घर से चली जाए। लेकिन कोई ठिकाना न होने के कारण ऋषिता चुपचाप घर के किसी भी कोने में, जहां उसे जगह मिल जाती थी, अपनी बेटी के साथ पड़ी रहती थी। ऋषिता चुपचाप अपनी बेटी को गोद में लिए रो रही थी। आज तो सुनीता जी और राधिका ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन नितेश और ऋषिता दोनों को पता था कि जितनी बहस करेंगे उतनी ही गंदगी ये माँ बेटी अपने मुंह से निकालेंगी। ऊपर से नितेश को उस मस्जिद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था, हिम्मत कैसे हुई उसकी इतनी नीच और घटिया हरकत करने की। वो अपने कमरे की खिड़की से ऋषिता को रोते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता, वरना माँ और बाकी लोग पता नहीं कौन कौन से लांछन ऋषिता और उसके ऊपर लगा देंगे। अगले दिन से सुनीता जी ने जोर शोर से नीतीश के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए और जल्दी ही एक जगह नीतीश की शादी फाइनल कर दी। फिर आकर नीतीश से बोली, तेरी शादी हमने फाइनल कर दी है, जल्दी शादी की डेट निकलवा कर तेरी शादी करवा देंगे, कम से कम इस डायन से तेरा छुटकारा तो होगा। नीतीश को समझ में आ रहा था कि जिस तरह से सुनीता और राधिका ने ऋषिता और उसके रिश्ते को लेकर बातें बना दी हैं, अगर उसने शादी कर भी ली तो उसकी पत्नी के कान में भी ऋषिता के खिलाफ जहर भरा जाएगा। इससे न सिर्फ ऋषिता का जीना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी चैन से नहीं चलेगी। और अगर वो परेशान होकर अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़कर चला गया तो ऋषिता को 2 दिन में ही सामान सहित घर से निकाल देंगे ये माँ बेटी। नीतीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे रह रहकर रंजन की याद आ रही थी, क्योंकि रंजन के आखिरी वक्त में वही उसके साथ अस्पताल में था, जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। और तब रंजन ने नीतीश का हाथ पकड़कर कहा था, भाई, मेरी पत्नी ऋषिता और मेरी बेटी का ख्याल रखना। माँ का नेचर तो तू जानता ही है। तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं मैं उन्हें, क्योंकि तुझे पता है मायके में भी उसका कोई सहारा नहीं है। यही सब कुछ सोचकर नीतीश बहुत दुखी हो जाता था। सुनीता जी ने दोबारा कहा, सुन रहा है ना, जल्द ही डेट निकलवाती हूँ तेरी शादी की। नीतीश ने जवाब दिया, क्या करूंगा माँ मैं ऐसी शादी करके? अगर मान लो कल को मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी का हश्र भी तुम लोग यही करोगे जो हश्र तुम लोगों ने ऋषिता भाभी का कर रखा है। तो सुनीता जी दोबारा चिल्लाने लगी, दिखा दिया ना अपना त्रिया चरित्र, ऐसी ऐसी बातें भर दी मेरे बेटे के कान में कि वो शादी ही ना करे। राधिका भी आई हुई थी और वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी बोला, और क्या माँ, अगर नीतीश भाई शादी कर लेगा तो इस डायन को जलन नहीं होगी? आखिर पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है इसे, अपनी सौतन को बर्दाश्त करेगी क्या वो? अब नीतीश के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने कहा, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जो बातें हैं ही नहीं वो बातें बनाकर ऋषिता भाभी और मुझे इतना बदनाम करके रख दिया है। और जिस तरह की बातें तुम दोनों माँ बेटी करती हो, अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो मेरी पत्नी को यही सारी बातें बोल बोल कर तुम दोनों मेरी शादीशुदा जिंदगी तोड़वा दोगी। कभी नहीं टिकेगी मेरी शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि तुम दोनों उसमें जहर घोलने से कभी बाज नहीं आओगी। इस पर सुनीता जी ने फिर बोला,
हाँ, तो हम गलत क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा इस रिशिता को कुछ बोल देते हैं तो तू हमारे ऊपर ही चढ़ जाता है। तो जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ गलत रिश्ता है, इसीलिए तो तेरी शादी करवा रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये गलत रिश्ता खत्म हो जाए। आज नीतीश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत तरह की बातें उसके मन में चल रही थी। उसने गुस्से में माँ और बहन की ओर देखा और बोला, गलत रिश्ता है ना मेरे और ऋषिता भाभी के बीच में? ठीक है, आज मैं इस गलत रिश्ते को सही कर देता हूँ। कम से कम हम दोनों चैन की जिंदगी तो जी पाएंगे। कम से कम भाई की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, उसे सुकून तो मिलेगा कि उसकी पत्नी और बेटी सुरक्षित हाथों में हैं। सुनीता जी और राधिका को कुछ समझ में नहीं आया कि नीतीश क्या बोले जा रहा है। तभी नीतीश तेज कदमों से घर के मंदिर की तरफ बढ़ा और वहां से सिंदूर की डिबिया उठाकर ऋषिता की मांग में सिंदूर भर दिया। ये सब कुछ देखकर सुनीता जी और राधिका हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सुनीता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस ऋषिता को तो आज मैं घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। इसकी इतनी हिम्मत! नीतीश सामने आ गया और बोला, ऋषिता आप मेरे रूम में जाइए। आज से वही आपका रूम है और तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है शादी करने के लिए। वरना दुनिया और ये लोग आपको और मुझे कभी जीने नहीं देंगे। झूठे इल्जाम लगाकर, और जब इतने झूठे लांछन लगा ही दिए तो क्यों ना उसे सच ही कर दिया जाए। कम से कम इज्जत की जिंदगी तो जी पाएंगे हम दोनों। एक दूसरी लड़की को मेरी जिंदगी में लाकर उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाह रहे थे ये दोनों माँ बेटी। ऋषिता अपने होश में नहीं थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीतीश ने दोबारा बोला, ऋषिता आप सुन रही हैं मैंने क्या कहा? आप अपना सारा सामान लेकर मेरे रूम में जाइए और जाकर तैयार होइए। हमें मंदिर चलना है आज, अभी और इसी वक्त। पूरे विधिवत तरीके से हमारी शादी होगी। सुनीता जी और राधिका हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। इसी बीच राधिका ने मंजीत को फोन कर दिया था और वो भी वहां आ चुका था। फिर वो गंदी नजरों से ऋषिता की ओर देख रहा था और बोल रहा था, मुझे तो पता ही था ये चरित्रहीन औरत एक ना एक दिन ऐसा ही कुछ रंग दिखाएगी। नीतीश ने मंजीत का कॉलर पकड़ लिया और बोला, जबान संभाल कर बात करो, पत्नी है वो मेरी। अपनी गंदी नजर अगर दोबारा मेरी पत्नी पर डाली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सुनीता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हिम्मत कैसे हुई इस घर के दामाद पर हाथ उठाने की? चल निकल मेरे घर से। नीतीश ने कहा, इस घर में रहना भी कौन चाहता है? तुम लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है इस घर में कि कभी भी मन नहीं करता यहाँ रहने का। मैं तो मजबूरी में इस घर में रह रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर से जाने के बाद तुम लोग ऋषिता का कितना बुरा हाल करोगे। और मैंने मरते हुए भाई से वादा किया था ऋषिता और उसकी बेटी का ख्याल रखने का। लेकिन अगर मैं चला जाता तो ऋषिता को किस हक से अपने साथ लेकर जाता? अब मैं पूरे हक से ऋषिता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपने इस घर में अपना राजपाट, अपनी आग लगाने वाली बेटी और अपने इस चरित्रहीन दामाद के साथ रहो। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पहले हम मंदिर में विधिवत विवाह करेंगे और उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर में रहूंगा, जहां वो पूरे इज्जत और सम्मान के साथ रहेगी। कहकर नीतीश ने ऋषिता का हाथ पकड़ा और उसकी बेटी को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले गया। सुनीता जी, राधिका और मंजीत उनका मुंह देख रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जो होना था वो हो चुका। अब वे कुछ नहीं कर सकते। ऋषिता अभी तक पूरी तरह से अपने होश में नहीं आई थी। नीतीश ऋषिता से बोल रहा था, ऋषिता मैं मानता हूँ आपकी मर्जी जाने बिना मैंने ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर इस दुनिया में जीना है तो आपको मेरे फैसले में मेरा साथ देना ही पड़ेगा, वरना ये नीच घटिया लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। और अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी का क्या होगा, कभी सोचा है?
अब ऋषिता को समझ में आ रहा था कि शायद जो कुछ भी हुआ है, ईश्वर की वही मर्जी थी। उसके और उसकी बेटी के लिए ईश्वर ने एक सही निर्णय ले लिया है। और वो भी अपना सामान पैक करने लगी नीतीश के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।